नमस्कार, मैं हूं पल्लवी। आयुर्वेद पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ हैं अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में डीन पीएचडी एवं संहिता सिद्धांत विभाग में हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर महेश व्यास जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आयुर्वेद पर चर्चा शुरू करते हुए चलिए चलते हैं कुछ हजारों वर्ष पहले। जो हमारे आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथ हैं, सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, ये हजारों वर्ष पहले लिखे गए। आज के समय में इनकी स्वीकार्यता, इनकी विश्वसनीयता को स्थापित किन बिंदुओं पर कर सकते हैं? देखिए, जो आयुर्वेद के मुख्य ग्रंथ हैं, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह, ये आज भी आयुर्वेद चिकित्सा के मुख्य आधार हैं। और आज से हजारों वर्ष पूर्व जितनी प्रामाणिकता के साथ में इनको स्वीकार किया जाता था, ये आज भी उतनी ही प्रामाणिकता के साथ में पूरे न केवल भारतवर्ष में अपितु विश्व में स्वीकार्य हैं। और इनमें जो सिद्धांत बता रखे हैं, वो सिद्धांत जो हैं वो हर काल में उपयोगी हैं। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया कि न पूर्वा पर विरोधम आवहति, माने जब सिद्धांत बने, इनसे पहले भी अगर कोई ग्रंथ लिखे गए तो उनके सिद्धांतों के साथ भी इनका सामंजस्य, और आज के 1000 साल बाद भी अगर आयुर्वेद के ऊपर कोई भी ग्रंथ लिखे जाएंगे तो इन तीनों चारों संहिताओं में जो सिद्धांत बताए हैं उनके आधार पर ही लिखा जाएगा। चरक संहिता में एक सिद्धांत सूत्र बता रखा कि हेतुलिंग औषध ज्ञानम, बोले हेतु, लिंग और औषध, ये 3 सूत्र हैं। और इन 3 सूत्रों की जब व्याख्या की गई तो आचार्य चक्रपाणि ने कहा कि यावच्च आयुर्वेद वाच्यम, मतलब पूरे आयुर्वेद में जो भी कुछ कहा जाएगा, तावत सर्वम हेत्वाद्यंतर्भूतम, माने चरक सुश्रुत या अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय, ये जो संहिता है, इनके बाद में भी जो ग्रंथ लिखे जाएंगे वो आयुर्वेद के मूल 3 सिद्धांतों पर, हेतु कॉजेटिव फैक्टर, लिंग माने कैरेक्टरिस्टिक्स या लक्षण, और औषध माने ट्रीटमेंट, ये 3 मुख्य प्रिंसिपल हैं। इनका ही वर्णन आयुर्वेद के सभी ग्रंथों में किया गया है और उनका ही प्रयोग आज भी हम करते हैं। और इसकी सबसे बड़ी विश्वसनीयता का जो मुख्य प्रमाण है, भारत सरकार ने फार्मोकोपिया और फार्मुलरी ऑफ इंडिया ये प्रकाशित की है। और उसमें कहा गया है कि जिन योगों का वर्णन, जिन व्याधियों का वर्णन, जिन औषधियों का वर्णन चरक, सुश्रुत, वाग्भट आदि संहिता ग्रंथों में है, उनका हम डायरेक्ट प्रयोग कर सकते हैं। पर अगर कोई औषधि योग है कि जिसको कोई कहे कि मेरा अनुभव योग है, हम 500 साल से इसका प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर भी अगर रिसर्च करना है तो आपको उसकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी करना पड़ेगी, टॉक्सिसिटी स्टडी करना पड़ेगी, या अलग अलग रिसर्च करके आपको पहले प्रूव करना पड़ेगा कि ये किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं करती है, तब आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इन ग्रंथों में जो भी बात कही गई है वो भारत सरकार के द्वारा भी स्वीकार्य है, यानी इनमें जो भी कुछ कहा गया है वो पूर्णतया प्रमाणिक। एक समय के बाद ना कुछ एलोपैथिक मेडिसिन ऐसी होती हैं जिन्हें बैन कर दिया जाता है। आयुर्वेदिक चीज़ों को हम हज़ारों वर्षों से यूज़ कर रहे हैं और भारतीय समाज उससे हज़ारों वर्ष तक स्वस्थ भी रहा। लेकिन आज के समय में जो एलोपैथी है, क्या वो आयुर्वेद से उत्तम हो गई है? देखिए, प्रश्न ये न कभी रहा है न कभी रहेगा कि कौन सी पैथी उत्तम है। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी व्याधि के साथ आया तो उसकी डिजीज़ ठीक कैसे हो सकती है। हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में भी, जहाँ जिस पैथी की ज़रूरत पड़ती है, हम 100% आयुर्वेदिक चिकित्सा करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर मॉडर्न फिजिशियन, मॉडर्न सर्जन भी है। अगर किसी व्याधि में हमको ज़रूरत लगती है तो हम उनके पास रिफ़र कर देते हैं, इसको आप देखिए। तो मेरा सब लोगों से ये कहना है कि बजाय इस उलझन में जाने के कि आयुर्वेद श्रेष्ठ है, एलोपैथी श्रेष्ठ है, उसके बजाय हम ये देखें कि ये बीमारी कौन सी मेडिसिन या कौन सी पैथी से ज़्यादा अच्छे से ठीक हो सकती है। तो हम अगर एक क्लासिफिकेशन कर लें कि इस एरिया में आयुर्वेद बहुत अच्छा काम करता है, या इन डिजीज़ पे एलोपैथिक की मेडिसिन का बहुत अच्छा उपयोग है, जैसे उदाहरण के रूप में एक्सीडेंटल केस है, इमरजेंसी है, उन सब में हम भी एलोपैथी के पास भेजते हैं। पर बहुत सारी ऐसी कंडीशन है जिसमें आयुर्वेद बहुत अच्छा काम करता है। तो हमको केवल परिणाम देना ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। जो भी पेशेंट आए वो पेशेंट ठीक होना चाहिए। और हमारी संस्कृति में कहा गया है, न त्वं कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणीनाम आर्तिनाशनम। किसी भी व्यक्ति को कोई व्याधि है, बस उसको दूर करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। और आयुर्वेद यहाँ तक कहता है, अनाथान रोगिणो यश्च
पुत्रवत समुपाचरेत। आप अपने परिवार के सदस्य के रूप में आप पेशेंट को समझिए, तो आप बहुत अच्छे से उसका ट्रीटमेंट करेंगे और जल्दी से वो ठीक होगा। तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि व्यक्ति ठीक कैसे हो। सर, आपने कहा कि हर बीमारी के लिए हम या एक्सीडेंट्स के लिए हम देखते हैं कि किसके पास किसको भेजना है। अभी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कुछ बीमारियां ऐसी हैं, जैसे डायबिटीज़ है, उसके लिए लाइफ लॉन्ग मेडिसिन चलते रहते हैं, या बीपी में भी कई बार एलोपैथिक मेडिसिन लाइफ लॉन्ग चलते रहते हैं, और कैंसर हो अगर किसी पेशेंट को तो वो तो होपलेस ही हो जाते हैं। क्या आयुर्वेद में इसके लिए होप है? देखिए, ऐसा है, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि शायद ही ऐसी कोई व्याधि होगी जिसकी चिकित्सा नहीं की जा सकती हो। और हर पैथी में, जैसे आयुर्वेद में अगर आप देखें तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में ऑन्कोलॉजी का अलग से सेंटर है, और यहाँ पर एवरी फ्राइडे कैंसर की स्पेशल ओपीडी रहती है, और कितने ही पेशेंट कैंसर के इलाज के लिए आते हैं, न केवल दिल्ली से, पूरे भारतवर्ष से। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आयुर्वेद में भी सभी व्याधियों का ट्रीटमेंट बताया गया है और उनका हम प्रयोग कर सकते हैं। पर आवश्यकता ये है कि हम अवेयर कितने हैं। अगर कैंसर की कंडीशन है, बिल्कुल लास्ट स्टेज पे पेशेंट पहुंच गया, और उसके बाद में अगर वो आता है कि साहब मेरा ट्रीटमेंट कर दो, तो उस कंडीशन में हम ये नहीं कह सकते कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले या ये मेडिसिन ले। पर अगर प्रारंभ में उसको जैसे ही डायग्नोसिस होता है या उसको कुछ भी लक्षण मिलते हैं, तुरंत अगर चिकित्सक का परामर्श ले और अर्ली अगर डायग्नोसिस हो गया, तो ऐसी कोई व्याधि नहीं है कि जिसको औषधि के द्वारा अच्छे परिणाम नहीं मिलते हों। और डायबिटीज़ के बारे में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि डायबिटीज़ जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, जिसको अपन बोलते हैं कि डाइट लाइफ स्टाइल, माने मेडिसिन तो बहुत बात की बात है, हम डाइट लाइफ स्टाइल से ही डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। घर के मेंबर्स को अगर डायबिटीज़ है तो उन लोगों को अपन प्रयोग करने के लिए बोलेंगे कि आप आयुर्वेद की डाइट लाइफस्टाइल का प्रयोग करिए। आयुर्वेद में अलग अलग खान पान बता रखे हैं, डायबिटीज़ से बचने के कई उपाय बता रखे हैं, सुबह उठना, सुबह एक्सरसाइज करना, समय पर भोजन करना, और कुछ धान्य बता रखे हैं कि उनको प्रयोग करना, जौ आदि का प्रयोग करना, चना है, इनकी रोटी आदि का प्रयोग करना, कुछ फ्रूट्स लेना, कुछ फ्रूट्स को अवॉइड करना। तो ये चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो प्री डायबिटिक कंडीशन में हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और जो ऑलरेडी डायबिटिक हैं उन लोगों के लिए आयुर्वेदिक औषधि और आयुर्वेदिक डाइट और लाइफस्टाइल इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो मेरा कहना है का अभिप्राय मेरा ये है कि हर व्याधि के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बस हमें उसको ठीक करने की अभिलाषा होना चाहिए। और जो व्यक्ति आयुर्वेद में आया है उसका आयुर्वेद की चिकित्सा पर, आयुर्वेद की औषधि पर और आयुर्वेद के चिकित्सक पर पूर्ण विश्वास हो। सर, जैसे दिनचर्या है, रात्रिचर्या है, आहार विहार का जो सामंजस्य है, वो दैनिक जीवन में बिठाकर रखना कितना लाभकारी है, कितना ज़रूरी है? देखिए, आयुर्वेद तो कहता है कि अगर आप दिनचर्या का सही पालन करें तो आपको किसी औषधि की आवश्यकता ही नहीं होगी, आप बीमार ही नहीं होंगे। और ये जो आहार विहार के नियम हैं, इसके लिए तो हमारे यहाँ कहा गया शक्यते अपि अन्नमात्रेण नरक कर्तुम निरामया। मीन्स केवल आहार विहार के नियमों का पालन हम कर लें तो व्यक्ति बीमार ही नहीं होगा। और हमारे यहाँ हर ऋतु के मान से आहार अलग बता रखा, प्रकृति के मान से आहार अलग बता रखा, एज ग्रुप के मान से अलग बता रखा। तो हम उन आहार विहारों का अगर सेवन करें तो निश्चित रूप से बिना व्याधि के स्वस्थ रहेंगे। माने ये तो व्याधि को उत्पन्न ही नहीं होने देते हैं। और अगर व्याधि की उत्पत्ति हो गई है तो उस अवस्था में व्याधि के अनुसार आहार विहार बता रखा। आचार्य चरक ने सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है अपामार्ग तंडुलीय, उसमें यवागु बता रखी है। और उन यवागुओं को अलग अलग व्याधि के मान से बता रखा कि भाई हृदय रोगी है तो उसको किस प्रकार का आहार देना। तो वहाँ पर उन्होंने बोल दिया यवागु जो बता रखा है तक्र दाड़िम साधित, मैंने तक्र के द्वारा साधित, दाड़िम के रस के द्वारा साधित। यवागु मतलब मूंग और चावल जो बनाते हैं इनको पकाना है। या फिर अगर ज़्यादा किसी को हम देखते हैं कई बार बहुत ज़्यादा पेन होता है और उसके लिए कई पेन किलर लेता है। आयुर्वेद बोलता है कि आहार में अगर हम पिपली मूल चव्य चित्रक नागरे यवागु दीपनीया स्यात् शूलग्नि चोपसाती था। माने ये दीपनीय है, भूख अच्छी लगेगी और शूल का प्रशमन करती है। तो आयुर्वेद तो सबसे पहले इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए आहार का प्रयोग करता है। तो सही आहार से हम निश्चित रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। सर, क्या जितना आहार ज़रूरी है उतना ही व्रत या उपवास ज़रूरी है? नहीं खाना भी क्या ज़रूरी है? देखिए, अभी कुछ लोगों ने कहा था कि अगर कैंसर को ठीक करना है थोड़ा सा कभी कभी उपवास कर लीजिए। हृदय रोगियों को कहते हैं कि थोड़ा सा खाने में डाइट के ऊपर ध्यान रखिए। ये लोगों के मत हैं।
लेकिन मेरा तो ये कहना है कि अगर आहार के कॉन्सेप्ट को, उपवास को अगर हम सही रूप से ध्यान रखें तो व्यक्ति को स्वस्थ रख सकते हैं। और आयुर्वेद में कहा गया, वेद्या नाम शारदी माता पिता च कुसुमाकर। ये 2 ऋतुएं जो रहती है ना, एक तो वसंत ऋतु और एक शरद ऋतु, इनमें सबसे ज़्यादा लोग बीमार होते हैं। और उस समय हम कहते हैं कि थोड़ा सा अगर आप उपवास करो तो आप स्वस्थ रहोगे। और इसलिए हमारी संस्कृति में नवरात्रि जो आती है, एक शरद ऋतु में आती है जिसको हम शारदीय नवरात्रि बोलते हैं, एक वसंत ऋतु में आती है जिसको हम वासंतिक नवरात्रि बोलते हैं। और उसमें प्रायः हम उपवास करते हैं, माने वो 6, 7, 8 दिन का उपवास आपको 6 महीने तक स्वस्थ रखेगा। तो साल भर में अगर 2 बार आपने ये उपवास कर लिया तो भी स्वस्थ रहेंगे। महीने में 1 बार या 2 बार हम उपवास करते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। अगर कोई अलग अलग व्याधि है, ओबेसिटी है, किसी को कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उस कंडीशन में हम वीकली भी उपवास कर सकते हैं। तो चिकित्सक का परामर्श लेकर के अगर हम प्रॉपर उपवास करें तो हम हमारे शरीर को बहुत अच्छे से स्वस्थ रख सकते हैं। और इसके ऊपर तो नोबेल प्राइज़ भी मिला है जिसको हम ऑटोफेजी बोलते हैं। और उसमें यही बता रखा है कि हमारे जो शरीर में जो डिपॉजिट हैं उन टॉक्सिक को अपने को कम करने के लिए बीच बीच में उपवास करते रहना चाहिए। तो उपवास हम हर प्रकार की बीमारियों से बचाने के लिए और व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय है। सर, जैसे कि अब गर्मियों का मौसम आ रहा है, ग्रीष्म ऋतु है, तो इस समय पर स्वस्थ रहने के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ टिप्स, कुछ। देखिए, आयुर्वेद जो है हर ऋतु के लिए बताता है कि हमारी जो 6 ऋतुएं हैं उन सब ऋतुओं में हमारा खान पान कैसा हो, हमारी लाइफस्टाइल कैसी हो। अगर उसका सही ध्यान रखें तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। और ये जो ग्रीष्म ऋतु है इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है हीट स्ट्रोक के कारण। बहुत ज़्यादा अगर टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, किसी कारणवश बाहर निकलना पड़ा, गर्म हवा लगी, फीवर आने लग जाता है, तो एक तो बाहर निकलने से बचें। दूसरा, इसमें प्रॉपर वे में अपन टाइम टू टाइम लिक्विड रहते रहें। क्योंकि देखिए, डिहाइड्रेशन अगर हो जाता है तो कई तकलीफ होती है। तो हमारे शरीर को हाइड्रेट माने जल है, जूस है, नारियल पानी है, नींबू पानी है, ऐसी चीज़ों का प्रयोग करते रहें। और ग्रीष्म ऋतु में ख़ास तौर से हमारा जो खान पान है वो पूरा बदल जाता है। शरद ऋतु में हम ऐसी चीज़ें लेते हैं जिनका स्वभाव गर्म होता है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में हमारे खान पान में ऐसी वस्तुएं आ जाती हैं जिनका स्वभाव शीतल होता है। तो ऐसे शीतल पदार्थों का सेवन करना, गन्ने का रस, डायबिटीज़ वाले व्यक्तियों को नहीं लेना है, बाकी स्वस्थ व्यक्ति ले सकते हैं। और भी जो फल आते हैं, रसीले फल, आम्र भी आता है, उसका प्रयोग कर सकते हैं, दाड़िम का प्रयोग कर सकते हैं, जामुन आते हैं, इन फलों का प्रयोग कर सकते हैं। और साथ ही डाइट भी थोड़ी लिक्विड डाइट रहे, उनका प्रयोग कर सकते हैं। प्रायः शाम के समय पर अगर मूंग की दाल, चावल, इनकी खिचड़ी माने सुपाच्य और लघु भोजन करें, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में अग्नि थोड़ी मंद रहती है। इसलिए अग्नि को ध्यान में रखते हुए हमारे संहिता ग्रंथों में जो ऋतु के अनुसार आहार विहार बता रखा है उसका प्रयोग करें तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ रह सकते हैं। सर, हार्ट अटैक्स के केसेस तो आ ही रहे हैं, न्यूज़ में भी आ रहा है। और हाल ही में एक बहुत छोटी सी बच्ची थी जिसे हार्ट अटैक आ गया, फैमिली फंक्शन में गई थी और उसे हार्ट अटैक हो गया। सर, इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब बच्चों को भी होने लगा है? जी बिल्कुल, ये देखा जा रहा है। पहले ज़्यादा एज ग्रुप के जो थे, मैंने अपन देखते थे 60 साल के बाद में किसी को हार्ट अटैक हो गया, लेकिन आजकल युवा लोगों को और कई बार तो बच्चों में भी ये देखा जाता है। तो इसके लिए भी हमको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। हमारी डाइट प्रॉपर हो, हमारी लाइफस्टाइल अच्छी हो, जैसे कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं, टोबैको तंबाकू खाते हैं, उससे बचना चाहिए। मद्यपान, अल्कोहल जो लेते हैं उससे व्यक्ति को बचना चाहिए। और हमारे यहाँ कई प्रकार की डाइट और लाइफस्टाइल बता रखी है, उसका प्रयोग करें। और हार्ट के पेशेंट को, खास तौर से जिनको ब्लड प्रेशर रहता है या जिनको ब्लॉकेज है, तो टाइम टू टाइम वो अपनी जाँच करवाते रहें। और इसमें तक तो ब्लड प्रेशर देखना है या सीटी करवाना है, एंजियोग्राफी करवाना है, तो ये सब चीज़ें चिकित्सक के परामर्श पर अगर कुछ भी लक्षण मिलते हैं, इसमें मुख्यतः लक्षण जो मिलते हैं उसमें एक तो सांस का फूलना, सीने में दर्द होना, और कभी कभी थोड़ा सा क्या कहना चाहिए कि अगर आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं या चलने में सांस फूलने लग गई, थोड़ी सी नींद डिस्टर्ब होने लग जाती है, तो इसलिए इन चीज़ों का अपन थोड़ा सा ध्यान रखें। कभी कभी पसीना आने लग जाता है व्यक्ति को बिना कुछ, मैंने कई अपन हार्डवर्क करें तब पसीना आए बात अलग है, बिल्कुल एकदम नॉर्मल बैठे हैं, एसी में बैठे हैं और पसीना आने लग गया, तो ये लक्षण जब मिलते हैं तब हमको चिकित्सक का परामर्श लेना चाहिए। और वो जो भी जांच करने का बोलें, जो भी आपको औषधि बोलें, जो भी आहार विहार बोलें, उसका प्रॉपर पालन करें।
और हम अगर कहें कि घर पे हमारे आंवले रहते हैं, हम आंवले का प्रयोग कर सकते हैं। दाढ़ी अनार जो है हृदय के लिए बहुत अच्छा है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। लहसुन को भी हृदय के लिए अच्छा माना जाता है, पर 1 या 2 कली लहसुन की आप खा सकते हैं, वो औषधि का भी काम करती है। तो इस प्रकार से ध्यान रखें। और ख़ास तौर से ये हृदय रोग होता क्या है कि जब हमारे हृदय में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, माने रक्त और ऑक्सीजन, ये दोनों, ब्लड और ऑक्सीजन, ये 2 चीज़ें जब सप्लाई कम होती है तो उसका कारण होता है ब्लॉकेज। कहीं भी अगर ब्लॉकेज हुआ तो उसके कारण ही हार्ट अटैक होना, तो हृदय की और कई प्रकार की बीमारियां होती है, पेन होना, ये सब होता है। तो इसलिए हमारा खान पान अच्छा रखें, तली हुई चीज़ें कम खाएं, ज़्यादा स्नेह माने जो ऑयली चीज़ें रहती है ना उनका प्रयोग कम करें। तो इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हृदय रोग से बच सकते हैं। और इसके लिए ख़ास तौर से हम अगर प्रयोग करें तो अनार है, ब्रोकोली है, कुछ नट्स वगैरह जो हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। बादाम को गला करके, अखरोट को गला करके उसको ले सकते हैं। किशमिश शरीर के लिए बहुत अच्छी है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो और वज़न नहीं बढ़ने दें, अपना वज़न सही रखें, प्राणायाम आदि करें, योग करें, व्यायाम करें, तो हम हमारे हृदय को बहुत अच्छे से स्वस्थ रख सकते हैं। सर, इन दिनों स्किन एलर्जीज भी बहुत बढ़ गई हैं। एनवायरनमेंट की बात है, क्लाइमेट चेंज है या पोल्यूशन है, तो रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, पर उससे बच कैसे सकते हैं? क्योंकि पोल्यूशन में तो निकलना ही पड़ता है, कुछ चीज़ें करनी ही होती हैं, पर स्किन एलर्जीज बहुत ज़्यादा है, स्किन डिजीजेस बहुत ज़्यादा हैं। कई बार हम नहीं चाहते हुए भी हमें कुछ करना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा धूप में, तेज़ धूप में निकलेंगे तो स्किन के ऊपर उसका जो है वो विपरीत प्रभाव होता है। लेकिन हमारा जॉब है या कुछ ऐसे काम जो बाहर के हमको करना पड़ते हैं तो हम करते ही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम बहुत कुछ सावधानी रख सकते हैं। और स्किन डिजीज़ सीधा उसका रिलेशन रक्त से है। अगर हमारा रक्त जो है वो किसी भी प्रकार से दूषित है तो स्किन की प्रॉब्लम होगी ही सही। और उसका मुख्य कारण माना जाता है विरुद्ध आहार। और आज हम सबसे ज़्यादा विरुद्ध आहार करते हैं। जो अनहोलसम डाइट है वो स्किन डिजीज़ का मेन कारण है। तो स्किन डिजीज़ से बचने के लिए हम इस प्रकार की डाइट से बचें। अब हम देखते हैं कि अगर खाना खा रहे हैं, थाली में करेले की सब्जी भी बनी हुई है और दूध की बहुत अच्छी खीर भी बनी हुई है, अब ये दोनों विरुद्ध हैं। या दूध के साथ में हम पिकल्स, जितने भी अचार लेते हैं वो विरुद्ध हैं। या फिर अगर देखा जाए कि बहुत सारे आहार विहार, शीत और उष्ण का एक साथ सेवन करना, तो इन चीज़ों से अगर हम बचते रहें तो स्वस्थ रह सकते हैं। तो मेरा सब व्यक्तियों से कहना है, अभी मौसम ग्रीष्म ऋतु है और अभी आम का सीज़न है और हर जगह मैंगो जूस या कहना चाहिए कि आम का रस बनता है और उसमें सबसे ज़्यादा हम दूध का प्रयोग करते हैं। अगर आम थोड़े बहुत भी खट्टे हैं तो दूध का कॉम्बिनेशन उसके साथ बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इस प्रकार के विरुद्ध आहार से हम बचें तो हमारा रक्त शुद्ध रहेगा, और रक्त शुद्ध रहेगा तो स्किन डिजीज से हम बच सकते हैं। और आयुर्वेद कहता है कि थोड़ा थोड़ा विरेचन करवाते रहना चाहिए। जब विरेचन का काल हो, रक्त की शुद्धि के लिए विरेचन उपक्रम पंचकर्म बता रखा है, तो चिकित्सक का परामर्श लेकर के वो जिस प्रकार से कहें, मृदु विरेचन या विरेचन की पूरी प्रक्रिया अगर हम करेंगे तो स्किन डिजीज में इससे बहुत अच्छा लाभ मिलता है। सर, जैसे एलोपैथी है, उसमें वो कहते हैं कि हम रिसर्च करते हैं, उसके बाद हमने ये मेडिसिन बनाई हैं। सर, आयुर्वेद में औषधियों के लिए और बीमारियों के लिए आधार क्या रहता है? देखिए, आयुर्वेद भी जो भी करता है वो रिसर्च के आधार पे करता है, पर लेकिन अभी लोगों को ये पता नहीं कि आयुर्वेद में क्या क्या रिसर्च हो रहा है। उसके लिए आयुर्वेद के कई साइंटिफिक जर्नल हैं, पीयर रिव्यू जर्नल हैं, पबमेड जर्नल हैं। उन जर्नल को अगर हम रेफ़र करें तो हमें पता लगेगा कि आयुर्वेद में भी बहुत अच्छा रिसर्च होता है और रिसर्च के बाद ही हम उनका प्रयोग करते हैं। अगर कोरोना काल में देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से कई रिसर्च किए गए थे, कई क्लिनिकल ट्रायल लिए गए, उसके बाद में औषधि को उन्होंने कहा कि ये कोरोना के लिए उपयोगी है, चाहे वो I-64 हो या और भी कोई औषधियाँ हों। तो आयुर्वेद में भी चाहे कोई भी औषधि अगर हमको प्रयोग करना है तो उसके ऊपर अनुसंधान किया जाता है। और जितने भी पीजी सेंटर हैं जहाँ पर भी एमडी और पीएचडी होता है, वहाँ पर हर एक स्टूडेंट कोई ना कोई अपनी एक प्रॉब्लम सेलेक्ट करता है, उसके ऊपर पूरा रिसर्च करता है और रिसर्च में पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करता है। जो WHO का प्रोटोकॉल है, ICMR का प्रोटोकॉल है, CCRS का प्रोटोकॉल है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का प्रोटोकॉल है, तो उन सब प्रोटोकॉल को जो उसके लिए सुटेबल होता है उसका प्रयोग करके फिर औषधि को जनसामान्य के लिए प्रयोग में लाता है। तो मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा
कि आज आयुर्वेद भी रिसर्च के अनुसार ही अपनी सभी औषधियों का प्रयोग करता है। और आयुर्वेद में कहा गया पुराण मित्तेव न साधु सर्वम, केवल पुराना है या चरक सुश्रुत में बोल दिया है इसलिए बेस्ट हो गया, ऐसा नहीं है। संतः परीक्षा न्यतरत भजन्ते, हम पहले उसको एग्जामिन करते हैं, उसके परिणाम देखते हैं, फिर प्रयोग करते हैं। और आयुर्वेद में मुख्य प्रमाण बता रखा अनुमान प्रमाण, और वहाँ पर बताया गया है कि प्रमाणेर अर्थ परीक्षणम न्याय, हर चीज़ की परीक्षा करके फिर उसको इस्टेब्लिश करते हैं। सर, आयुर्वेद अब भारत में लोग समझने लग गए हैं, अपनाने भी लग गए हैं, लेकिन कुछ आयुर्वेद विरोधी भी हैं जो एजेंडाज चलाते हैं, नैरेटिव्स चलाते हैं, और जैसे जैसे आयुर्वेद बढ़ता है उसे पीछे की ओर खींचने के लिए कुछ नया प्रयास करने लगते हैं। आयुर्वेद को ग्लोबली बढ़ाने के लिए हम भारतीय खुद क्या प्रयास कर सकते हैं? देखिए, ये हो सकता है कई बार कि कोई सी पैथी का जो व्यक्ति होता है उसका उससे थोड़ा सा लगाव ज़्यादा रहता है, तो वो ये कह सकता है कि ये पैथी सबसे अच्छी है। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा किसी पैथी से कोई विरोध नहीं है। आयुर्वेद अपनी जगह कार्य कर रहा है, और हमारा तो यही कहना है कि आप आयुर्वेद की चिकित्सा लें, उसके परिणाम देखें, और आपको अगर परिणाम मिल रहा है तो फिर उसके ऊपर विश्वास करें। एक थोड़ा सा विरोध करने का एक कारण ये भी रहता है कि जब तक व्यक्ति को उस पैथी के बारे में पता नहीं हो, अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो कि जो आयुर्वेद का ट्रीटमेंट नहीं लिया और उसको बोले कि आप एक काम करिए कि इसके लिए आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में चले जाइए, तो सबसे पहले वो मना करेगा, बोले आयुर्वेद में इसका कुछ हो सकता है क्या? क्योंकि कई लोग आयुर्वेदिक संस्थान में आते हैं और फिर बोलते हैं कि अच्छा आप डायबिटीज़ का भी ट्रीटमेंट करते हैं क्या, आपके यहाँ कैंसर का भी ट्रीटमेंट हो जाता है। तो उनका प्रश्न कोई गलत नहीं है, उन्हें अभी तक ये पता नहीं है कि आयुर्वेद में कैंसर का भी इलाज होता है। लेकिन जिस दिन उनको पता लग जाता है तो वो खुद 5 लोगों को रिकमेंड करते हैं कि आप इस ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पर चाहिए। तो सबसे पहला इसको जन सामान्य तक पहुँचाना, और इसके लिए हमारे जो रिसर्च जर्नल हैं उनको हम देखें, रिसर्च आर्टिकल्स को देखें। आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट को देखें तो अभी तक हमने इतने समय में 21 लाख से ज़्यादा पेशेंट का ट्रीटमेंट किया है यहाँ पर। और जबकि ये इंस्टीट्यूशन को प्रारंभ हुए अभी 2017 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका लोकार्पण किया था। तो इतने कम काल में अगर डायबिटीज़ का देखें तो हमने 41,000 से ज़्यादा डायबिटीज़ के पेशेंट का ट्रीटमेंट किया, उनके डेटा हमारे पास में है। तो इस प्रकार से अगर किसी आयुर्वेद के संस्थान में, ये तो एक मैंने संस्थान का एग्जाम्पल दिया, पूरे भारतवर्ष में कितने ही संस्थान हैं। उदाहरण के रूप में ITRA जामनगर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जयपुर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, ऐसे गिने चुने कुछ नाम लिए। पूरे भारतवर्ष में कितने ही PG संस्थान हैं, आयुर्वेद के संस्थान हैं, और वो सभी अनुसंधान के आधार पर आयुर्वेद की चिकित्सा कर रहे हैं। यानी वो बिल्कुल प्रामाणिक है, साइंटिफिक पैरामीटर पर 100% परीक्षण करने के बाद में उनका प्रयोग करना प्रारंभ हुआ है। सर, जाते जाते मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शक आपसे कुछ टिप्स लेकर जाएं जो वो अपने जीवन में आगे हर दिन प्रयोग में ले सकें और अपने जीवन को बेहतर बना सकें। देखिए, मैं इस चैनल के माध्यम से जो भी जुड़े हुए व्यक्ति हैं उन सबको कहना चाहूँगा कि हमारी दिनचर्या कुछ ठीक करें। अगर हमारी लाइफस्टाइल थोड़ी ठीक करें, जैसे उदाहरण के रूप में हमारे यहाँ कहा गया कि रात को समय पर सोएं, सुबह समय पर उठना। समय का मतलब होता है सूर्योदय से पहले उठना। मैं तो ब्लड प्रेशर या हृदय रोगियों को कहता हूँ सूर्योदय से पहले उठिए, आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। पर अगर आप सुबह ज़्यादा देर तक सोते रहेंगे तो आपको कफ बढ़ेगा, फिर उसके बाद में कोलेस्ट्रॉल और कई प्रकार की बीमारियाँ होती हैं। आजकल हम रात को ज़्यादा देर तक जगना पसंद करते हैं। छोटे बच्चे भी जो 5th में 6th में पढ़ते हैं, उनको अगर कोई असाइनमेंट या प्रोजेक्ट दिया तो रात की 2 बजे तक जगते हुए उसको पूरा करते हैं। तो रात्रौ जागरणम रुक्षम, रात में ज़्यादा देर तक जगना वात को बढ़ाता है, सुबह ज़्यादा देर तक जगना कफ को बढ़ाता है। तो समय पर सोएं, समय पर उठें। और एक और नियम का अगर पालन करें कि न आहार वेला अतिक्रमणीय, आप भोजन का समय निर्धारित कर लें कि प्रतिदिन मुझे इतनी बजे भोजन करना है, क्योंकि हमारे शरीर के जो अवयव हैं इनका काम करने का समय है। आपने एक दिन भोजन दोपहर में 1 बजे किया, एक दिन 2 बजे किया, और जिस दिन आपको रविवार को छुट्टी है शाम को 4 बजे किया, तो ये शरीर के मान से ठीक नहीं है। नियम बना लीजिए, न आहार वेला अतिक्रमणीय, सही समय पर भोजन करना। उसके साथ में कुछ चीज़ों को अपन ध्यान रखें कि न स्नानम आचरित भुक्त्वा, कुछ खाने के बाद स्नान नहीं करें, स्नान हमेशा एम्प्टी स्टमक करें। उसके साथ में हम कहते हैं कि व्यायाम करना, वो भी एम्प्टी स्टमक करना है। तो इन दिनचर्या की चीज़ों का अगर ध्यान रख लें तो बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं। और हमारे यहाँ तो कहा गया है आहारो महाभेषजम,
आहार महाभेषज है। भेषज उसको कहते हैं कि बीमार होने के बाद ठीक करता है, लेकिन जो बीमार ही नहीं होने दे, आपको पूर्णतया स्वस्थ बनाए रखें, वो हमारा डाइट है, हमारी लाइफस्टाइल है, हमारी दिनचर्या है, हमारी ऋतुचर्या है। इनका हम अब समय समय पर प्रयोग करते रहें। और आयुर्वेद में शोधन बता रखा है, तो उस शोधन को माने शरद ऋतु जब आती है उस समय विरेचन करना, वसंत ऋतु के समय वमन करना और वर्षा ऋतु के समय बस्ती आदि का प्रयोग करना। इन 3 पंचकर्मों में से इन 3 प्रक्रियाओं का प्रयोग स्वस्थ रहते हुए भी अगर हम करते रहें तो मुझे लगता है कि बीमारी होगी ही नहीं, आप सब स्वस्थ रहेंगे। तो समय समय पर चिकित्सक का परामर्श लीजिए और उनके द्वारा बताए गए डाइट के, लाइफस्टाइल के नियमों का पालन करिए, तो आप एक स्वस्थ परिवार का, स्वस्थ समाज का और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे। नमस्कार। तो ये थी डॉक्टर महेश व्यास जी के साथ हमारी विशेष चर्चा। आशा करते हैं कि आप इन टिप्स को लेकर अपने जीवन को और उत्तम बनाएंगे, बेहतर बनाएंगे। सर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू।